पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जो लास्ट पेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसमें देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है और क्या क्या इवेंट्स बनेंगे। इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओवल्स इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स। तो ये इवेंट्स होते हैं मेन क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बना है और जो एंडोस्पर्म का बनना और जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी जाएगोट से, और जो ओव्यूल है ओव्यूल सीड बनाएंगे, और जो ओवेरी है वो मैच्योर होकर फ्रूट बनाएगी। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स किस में आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं इन द प्लांट्स, खासकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप्ड प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद ही जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है, जो PEN से बनी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, तो वो डिवाइड होती रहती है लगातार, और जिससे कि वो एक अलग अलग जो सेल्स हैं वो मिल के क्या बनाएंगे, एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। ट्रिप्लोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेल के पास। filled with reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo। तो इसके पास फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, जो कि जब जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है वो विकसित कर रहा होता है, तो उसके पोषण में मदद करते हैं, उसको खाना पानी देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसमें क्या क्या फेज होती हैं। जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे, और जिससे कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज बनती है, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हैं, सिनसिटिज्म कंडीशन होती है। जो शुरुआत में तो सारे न्यूक्लियस बनेंगे, कोई सेल वाल नहीं बनेगी, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन अकर टू मेक इट सेलुलर, और बाद में एक बार तो सारे न्यूक्लियस बनेंगे इसके अंदर, उसके बाद प्रत्येक जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग हो जाता है, और उनके बीच में जो सेल वाल है वो फॉर्मेशन होती है। कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, हजारों की संख्या में न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, केंद्रक होते हैं। एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल्स इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो बाहर की तरफ एक व्हाइट पदार्थ होता है जो भी वाटर को कवर करता है, जिसको कोकोनट की मलाई बोलते हैं, इज सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म होती हैं, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब सेल वाल बन जाती हैं तो उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। आइदर में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। हो सकता है एम्ब्रियो इनको पूरा का पूरा कंज्यूम कर दे, पूरे एंडोस्पर्म को, जिसकी वजह से सीड मैचुरेशन में एम्ब्रियो है, वो जो एंडोस्पर्म है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे सी होता है, ग्राउंड नट होता है, बीन्स होता है, ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और जबकि कुछ सीड के अंदर, जैसे जो कैस्टर है, कोकोनट है, उसके अंदर ये मैच्योर सीड में भी पाया जाता है एंडोस्पर्म। वैसे तो इसको एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए बनाया गया होता है, लेकिन कई बार ये बच जाता है सीड मैचुरेशन के बाद भी, तो उनको एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जैसे कि जो कोकोनट है और कैस्टर है। एंड बी यूज्ड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और इसको जो कहाँ भी यूज किया जाएगा, जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहाँ पे सीड को जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इसी एंडोस्पर्म से वो यूज किया जाएगा। परसिस्ट का मतलब होता है पाया जाना, मतलब जो लंबे टाइम तक टिके रहना। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, शुरुआत में तो डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाएगा, ट्रिप्लोइड सेल, और ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा, और न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या होएगा, वहाँ पे जो सेल वाल है उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। तो जब सारे के सारे क्या थे, हमारे न्यूक्लियस थे, तो उनको हम प्री न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, और जब सेल वाल बननी शुरू हो जाती हैं तो उनको सेलुलर एंडोस्पर्म नाम दे दिया जाता है। और इसी बेस पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बेस पे किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, उसको हम एंडोस्पर्म को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर, जिसके अंदर केवल न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें न्यूक्लियस बनने के बाद ही सेल वाल बनती रहती हैं, इसलिए सेलुलर एंडोस्पर्म बोला जाता है, बहुत सारी सेल पाई जाएंगी। हेलोबियल में क्या है, जो कोकोनट का हमने एग्जाम्पल देखा था, जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियर स्टेज भी मिलेगी और साथ में सेलुलर स्टेज भी देखने को मिलती है, दोनों स्टेज देखने को मिलती है, इसलिए इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। और एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो क्वेश्चन न्यूट्रिटिव टिश्यू के नाम से पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना होता है। उसके बाद इसके टाइप भी पूछे जा सकते हैं, टाइप में हमने 3 टाइप याद रखने हैं, न्यूक्लियर,
सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये कंप्लीट एंडोस्पर्म के बारे में है। उसके बाद है इम्ब्रियो। अर्ली स्टेजेज ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको इम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। जो मोनोकोट जिनके अंदर सिंगल कोटलिडन पाई जाती है, जैसे ग्रास वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, हर्बेसियस प्लांट आ जाते हैं, और डाइकोटलिडन में जैसे वुडी प्लांट आ जाते हैं। तो दोनों के अंदर जो शुरुआती स्टेज होती है एम्ब्रियोजेनेसिस की, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, वो सेम होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, जो हमने माइक्रोपाइलर एंड देखा था ओव्यूल के अंदर, तो उस साइड में जो जाइगोट बनता है, क्योंकि एग उसी साइड में प्रेजेंट होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो ज्यादातर जाइगोट तभी डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वही तो उसको न्यूट्रिशन देगा जब डेवलपिंग करेगा वो। तो पहले एंडोस्पर्म को बनाया जाता है और उसके बाद ही जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। जाइगोट गिव राइज टू प्रो इम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर इम्ब्रियो। तो जाइगोट है सबसे पहले वो प्रो इम्ब्रियो, मतलब इम्ब्रियो की प्राइमरी स्टेज है, मतलब मैच्योर इम्ब्रियो से पहले की जितनी भी स्टेज होती है उसको प्रो इम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद प्रो इम्ब्रियो से ग्लोबुलर, ग्लोब शेप्ड इम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, और उसके बाद लास्ट में जो मैच्योर इम्ब्रियो है वो बनता है। ए टिपिकल डाइकोटिलिडन इम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, तो एक डाइकोटिलिडन जो इम्ब्रियो होता है वो मेनली जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वो हम देख सकते हैं एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कोटिलिडन। तो क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके अंदर जिसके पास दो कोटिलिडन पाई जाती हैं, इसलिए उनको डाइकोटिलिडन प्लांट बोलते हैं। एक एपिकोटाइल रीजन होता है, ये क्या होता है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन टर्मिनेट्स विद प्लूमिल और स्टेम टिप। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के वो भाग से ये ऊपर रहता है, कौन से भाग से, जहाँ पे कोटिलिडन एम्ब्रियो एक्सिस के अटैच होती हैं, तो उससे ऊपरले भाग को जो कि बाद में प्लूमिल और स्टेम टिप में कन्वर्ट हो जाता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के जहाँ पे अटैचमेंट होती है उसके नीचे वाले भाग को, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, और जो बाद में किसमें रेडिकल या फिर रूट टिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर रूट कैप भी बनाता है, तो उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। कोलोराइजा क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग द रेडिकल एंड रूट कैप एट इट्स लोअर एंड। मतलब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके नीचे वाली साइड में जो रेडिकल पार्ट होता है या रूट कैप होता है उसको कवर करने वाली एक परत होती है जिसको कोलोराइजा बोलते हैं। और कोलियोपटाइल होलो फोलियर स्ट्रक्चर अबो हैज ए सूट अपेक्स। जो प्लूमियल रीजन होता है, प्लूमियल रीजन को कवर करने वाली एक परत होती है। होलो मतलब खाली होती है, फोलियर मतलब कुछ सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर, और कुछ लीफ प्रीमोर्डियम भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कोलियोपटाइल बोलते हैं। तो स्क्यूटलम, स्क्यूटलम क्या होता है, इम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन। जो मोनोकोटिलिडन प्लांट के जो इम्ब्रियो होते हैं उनके पास एक सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है और उसी को हम स्क्यूटलम बोलते हैं। इन ग्रास फैमिली, ज्यादातर घास के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, जो कि एक ही साइड में प्रेजेंट होती है। लेटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में, मतलब कोई एक साइड में मिलेगी क्योंकि सिंगल कोटिलिडन है। जैसे डाइकोटिलिडन में तो दोनों साइड में एक एक कोटिलिडन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ही कोटिलिडन होती है, उसी को स्क्यूटलम नाम दिया जाता है। तो स्क्यूटलम अजीब सा नाम है, एग्जाम में ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप के ज्यादा पूछने को मिलते हैं, जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये अजीब से नाम होते हैं। जो जैसे कोलराइजा है, कोलराइजा रीजन, राइजा जो वर्ड होता है वो रूट से रिलेटेड होता है। रूट को बनाने वाला पोर्शन होता है रेडिकल, रेडिकल को जो पोर्शन कवर करता है उसको कोलोराइजा बोलते हैं। जैसे माइकोराइजा भी हम डिस्कस करते हैं, जो फंजाई का एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ, तो राइजा वर्ड रूट से रिलेटेड होता है, जबकि पटाइल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, अपेक्स, सूट अपेक्स से या फिर प्लीम्यूल से। पटाइल मतलब प्लीम्यूल, तो प्लीम्यूल को कवर करने वाले भाग को कोलियो पटाइल बोला जाता है। कोलियो मतलब कवरिंग। तो इस तरीके से हम जो टर्मिनोलॉजी है उनके मतलब समझ के ही उनको याद रख सकते हैं, डेफिनेशन रट के याद नहीं होंगी। उसके बाद है सीड। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड दिस फ्रूट्स। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है, सीड है। और सीड क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सो सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, एक कवरिंग होती है, सीड कोट बोलते हैं जिसको, कोटलिडन होती है इसके अंदर, एक भी हो सकती है, दो भी, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, मतलब एक बिल्कुल बीचों बीच एक एक एक्सिस, जैसे एक्सल बोलते हैं, तो प्रेजेंट होता है।
कोटलिडन क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होती हैं ये, थिक स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। जैसे जो लेग्यूम्स होती हैं, दालें होती हैं, मटर होते हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि जो कोटलिडन्स हैं वो क्या होती हैं, थिक स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे मटर के बीज को हम खाते हैं, दालें खाते हैं, तो वो जो पोर्शन हम खाते हैं वो क्या होते हैं, कोटलिडन होते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती इनके अंदर, और मोटी होती हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो खाना है वो रिजर्व होता है, जो कि आगे जो जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। मैच्योर सीड में भी, तो मैच्योर सीड है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब उसके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म मतलब बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने पीछे भी देखा, ये पी एंड ग्राउंड नट का एग्जाम्पल। उसके बाद एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर जो कुछ पार्ट है एंडोस्पर्म का वो बच जाता है, जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है। जो वीट के अंदर हम जो भी मटेरियल खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही होता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बार जो न्यूज़ाइलस रीजन हमने देखा था एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसका भाग भी कुछ ना कुछ बच जाता है सीड के अंदर मैच्योर होने के बाद। जैसे जो ब्लैक पेपर है और बीट है, इनके अंदर वो बचे हुए भाग को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद है इंटैग्यूमेंट्स। क्या होती हैं इंटैग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल के ऊपर आउटर कवरिंग होती थी, तो वो हार्ड होकर सीड कोट बनाती हैं। तो सीड कोट किसके मैच्योर होने से बनता है, इंटैग्यूमेंट्स के मैच्योर होने से बनेगा। उसके बाद है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। जो ग्राम सीड यदि आपने देखा है ध्यान से, उसके ऊपर एक बिल्कुल टिप रीजन पे एक पोर होता है, स्मॉल पोर, और वो क्या करता है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होता है, माइक्रोपाइल ही होता है, जो इंटैग्यूमेंट्स के बीच में खाली जगह होती है, जो हमने एम्ब्रियो सैक में देखा था, जहां से पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर। तो वो एक पोर के रूप में ऐसा कैसा रह जाता है सीड में भी, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री है सीड के अंदर करवाता है, ताकि जो सीड है वो सूखे नहीं, वो डिहाइड्रेट ना हो, और रेस्पिरेशन भी करता रहे। सीड मैच्योरेशन, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। तो सीड मैच्योरेशन क्या होता है, सीड मैच्योरेशन के टाइम पे जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो 10 से 15% तक रह जाता है, मतलब काफ़ी जो वाटर कंटेंट है बहुत बहुत ही कम रह जाता है। बाय मास यदि देखें, मतलब सीड के मास के कंपैरिजन में केवल 10 to 15% वाटर ही उसके अंदर रहेगा, जबकि जो बाकी वाटर है वो उड़ जाता है उसमें से। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोड डाउन, और साथ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शंस है, एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, किसी भी चीज़ का बनना है या ब्रेक डाउन होना है, वो एक्टिविटी भी एम्ब्रियो के अंदर रुक जाती हैं। और एम्ब्रियो है वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ज़्यादातर डोरमेंसी अनफेवरेबल कंडीशन में ही दिखाई देती हैं। जैसे ही सीड के पास जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, प्रचुर मात्रा में नमी मिल जाती है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और सुटेबल टेम्परेचर मतलब एक उपयुक्त तापमान मिल जाता है, तो जो सीड है वो जर्मिनेट करके प्लांट बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है जो मोनोकोट और डाइकोट सीड हैं, उनको हम पिक से समझेंगे। जैसे डाइकोट सीड हैं, जब उनको खोल के देखते हैं तो दो कोटलिडन वो सेपरेट हो जाती हैं, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो हमने एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रीजन देखे थे, एपिकोटाइल रीजन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल जो जहां से कोटलिडन अराइज होती है उसके नीचे वाले भाग से। अब हम वो देखेंगे, जैसे कोटलिडन ऐसे डायग्राम से लग रहा है कि यहाँ से राइज हो रही हैं, लेकिन कोटलिडन इस पोर्शन से राइज होती हैं ऊपर वाले से, और इसके नीचे वाले जो रूट वाली साइड होता है उसको हाइपोकोटाइल रीजन बोला जाता है। उसके बाद सीड कोट जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, और कोटलिडन क्या है, जो बड़ी बड़ी जो परत दिखाई दे रही है वो कोटलिडन ही होती हैं। उसके बाद मोनोकोट में क्या होता है, एक सिंगल कोटलिडन होती है। जब हम देख सकते हैं ये एक सिंगल कोटलिडन है, जो यहाँ पे एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और इसको स्कुटुलम बोला जाता है। और इसी स्कुटुलम के अटैचमेंट के नीचे वाले भाग को, जहाँ से ये स्कुटुलम अटैच है उसके नीचे वाले भाग को रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को एपिकोटाइल या फिर प्लीम्यूल को कवर करता है जो रीजन, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और रेडिकल को जो रीजन कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। उसके बाद है जो बाहर की तरफ, जैसे मेज का डायग्राम है, मक्के का डायग्राम, मक्के का जो सीड होता है उसके बाहर बिल्कुल मजबूत एक परत होती है सीड कोट, और काफी सारा इसके अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हैं मोनोकोट और डाइकोट सीड्स के अंदर। उसके बाद एक जो डाइकोट सीड है उसको बिल्कुल जैसे बीन का जो सोयाबीन का सीड होता है उसको हम देख सकते हैं, एक हाइलम रीजन होता है। हाइलम ये वही रीजन है जो
क्या करता है, फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जंक्शन जो हमने पढ़ा था फ्लूम्यूल के अंदर। और जो एंडोस्पर्म है जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे। और जो देख सकते हैं कुछ लीफ प्रीमोर्डिया भी प्रेजेंट होती हैं, यहीं से जो आगे की लीफ हैं वो राइज होती हैं। एपिकोटाइल क्या होता है, जो कोटलिडन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, और कोटलिडन जहाँ से राइज होती है उसके नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल ही आगे जाके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। तो ये हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं सीड के अंदर, वैसे इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं होती कई बार ये। वैसे जब सीड को हम जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे अंकुरित करके खाते हैं, जो ग्राम वगैरह होता है, चने वगैरह को जब हम पानी में भिगो देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या होती हैं, फर्स्ट ट्रू लीव्स होती हैं, जो आगे जाके फोटोसिंथेसिस का काम देखती हैं। और जो हाइपोकोटाइल रेडिकल, ये इतने ज़्यादा डिफरेंशिएटेड रीजन नहीं होते। बाकी हम जो कोटलीडन है उसको तो आराम से देख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये आसानी से मतलब थिकर स्ट्रक्चर होती है, आसानी से हम इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड बनता क्यों है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, क्या कारण होता है सीड बनने का, उसके फायदे क्या हैं। हैव अ बेटर अडेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। तो जो सीड हैं ये बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब बड़े एक अच्छे उपाय के रूप में इनको यूज किया जाता है प्लांट्स में, क्या करने के लिए, ताकि प्लांट को नए नए एरियाज के अंदर डिस्पर्ज, डिस्पर्ज का मतलब फैलने का मौका मिले, एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ताकि दूसरे एरिया के अंदर भी जो उस प्लांट की स्पीसीज हैं वो फैलती जाएं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी जो कॉलोनीज हैं वो ज़्यादा दूर दूर तक फैलें। तो उसी के लिए जो सीड हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की। सुफिशियंट फूड रिजर्व्स नरिश यंग सीडलिंग्स आर अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है कोटलिडन की फॉर्म में, तो जो यंग सीडलिंग होते हैं जो कि छोटे प्लांट होते हैं, जब तक वो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाते, लीफ वगैरह उनके अंदर नहीं बनती, तब तक जो खाना वगैरह प्रोवाइड करने का काम है वो ये जो फूड मटेरियल होता है कोटलिडन में या फिर एंडोस्पर्म में या पेरिस्पर्म में, वो उनको प्रोवाइड करता है। हेड हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग इम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब बाहर के जो भी अलग अलग कंडीशन है उनसे इम्ब्रियो को बचा के रखता है। जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। जैसे सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, और वेरिएशन मिलेगी तो नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, नए नए जीन के कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कि इनकी इवोल्यूशन में मदद करते हैं। सीड इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी सीड की वजह से पॉसिबल होती है, क्योंकि एक सीजन के सीड को हम अगले सीजन में यूज करते हैं। जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी होती है मैच्योर सीड की, ये क्रूशियल होती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। जो हम गेहूं को स्टोर करके रखते हैं पूरे सीजन, उसी को खाते हैं, चावल है इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो किस वजह से रख पाते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन और जो डोरमेंसी की जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैच्योर सीड का, उन्हीं की वजह से हम उनको स्टोर कर पाते हैं। विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट ईयर, जिसको हम पूरी साल एक खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, और जबकि जो अगला सीजन है उसके अंदर हम फसल वगैरह उगाने में भी उसी जो स्टोर सीड है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। आगे है सीड वाइबिलिटी। तो ये क्या होता है, सीड का कितने लंबे टाइम तक अपनी जो फर्टाइल स्टेज में बने रहना, मतलब सीड कितने लंबे टाइम तक एक नया प्लांट है वो पैदा करने के कैपेबल रहता है, तो उसको सीड वाइबिलिटी बोलते हैं। तो कुछ स्पीसीज में जो सीड हैं वो अपनी वाइबिलिटी को केवल कुछ ही महीनों में खो देते हैं, मतलब कुछ महीने तक उनको जर्मिनेट करवा दिया गया तो ठीक है वो प्लांट बना लेंगे, वरना फिर वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जबकि बहुत सारी स्पीसीज के जो सीड होते हैं वो कई कई सालों तक भी वाइबल रहते हैं, वो कई कई सालों के बाद भी उनको जर्मिनेट करें तो वो प्लांट बना सकते हैं। तो सम रिमेन्स अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, जबकि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि सैकड़ों सालों तक भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपाइन, लुपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो जो सबसे पुराना जो सीड माना जाता है वो एक लुपिनस आर्कटिकस नाम की एक स्पीसीज है, वो आर्कटिक टुंड्रा नाम की जगह से एक्सकेवेटेड का मतलब होता है एक्सकेवेटेड, डिस्कवर किया गया है। और ये लुपाइन मतलब प्लांट है जिसका जनरल नेम है लुपाइन, और लुपिनस आर्कटिकस क्या है इसका स्पेसिफिक या फिर जो एक साइंटिफिक नाम है इसका। तो आर्कटिक टुंड्रा मतलब जगह है, आर्कटिक जो महाद्वीप है उसके अंदर
और वहां से इसको खोजा गया है। और ये जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब 10,000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट करने के कैपेबल रहे हैं। तो बहुत साल पुराना माना गया इसको। उसके बाद एक और जो सीड है, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड वाइएबल सीड इज ऑफ डेट पाम। डेट पाम का एक जो सीड है, डेट पाम का साइंटिफिक नाम है फिनोक्स डैक्टिलीफेरा। तो इसका सीड जो 2000 साल के बाद तक भी वाइएबल माना गया है। ऊपर वाला 10,000 साल तक था और ये 2000 साल तक भी वाइएबल पता किया है इसका। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द किंग ह्योर्ड पैलेस नियर द डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर है एक, वहां पे उसके किनारे पे, मतलब उसके कोस्टल रीजन पे एक किंग हार्ड कोई राजा है, उनका पैलेस मतलब उनका महल के पास इनको खोजा गया है इस सीड को। और का आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है जो पुरातत्व विभाग के जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती हैं, पुरानी चीज़ों को खोजने वाले जो भी अलग अलग टाइप के जो खोजबीन होते हैं, तो उन्होंने सीड को खोजा है। तो इसका जो डोरमेंसी पीरियड कितना है, 2000 साल तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीड वाइबिलिटी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग सालों तक देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद है फ्रूट्स। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो जो ओवरी से ही, मतलब वैसे तो फ्रूट बनता है जो ओवरी से ही बनता है, लेकिन कुछ हम फ्रूट के टाइप देखेंगे उसमें अलग पार्ट से ही बनते हैं। वाल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वाल ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट की वाल होती हैं वो किससे बनती हैं, अलग अलग वाल होती हैं जो 11th क्लास में हमने डिस्कस किया है, जैसे पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो अलग अलग, ये पेरिकार्प तो वैसे फ्रूट की वाल होती हैं, एक एपिकार्प होती है जो सबसे आउटर मोस्ट वाल होती है, उसके बाद मीजोकार्प और एक एंडोकार्प, ये तीनों पेरिकार्प में ही आते हैं। तो जो ओवरी की जितनी वाल होती हैं वो सारी फ्रूट वाल में ही डेवलप हो जाती हैं। मे बी फ्लैसी एज इन गुआवा। तो पेरिकार्प मतलब खाने लायक भी होती है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई, और कईयों में ये सूखी भी होती है जैसे ग्राउंड नट होती है, एंड मस्टर्ड होती हैं। तो मस्टर्ड और ग्राउंड नट में जो भी छिलका होता है वो फ्रूट होता है और उसमें हम सीड को खाते हैं। लेकिन मैंगो में, ऑरेंज में, गुआवा में हम देख सकते हैं सीड उसके अंदर होते हैं, बाकी जो पोर्शन हम खाते हैं वो फ्रूट होते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो जो फ्रूट्स बनते क्यों हैं प्लांट में, तो वो खाना प्रोवाइड करने के लिए नहीं बनते कि एनिमल्स को खाना दिया जाए, तो वो सीड डिस्पर्जल के लिए बनते हैं, ताकि कोई भी एनिमल जब उनको खाएगा तो उसके सीड हैं वो अलग अलग जगह पे लेके जाएगा, अलग ही अपने आप ही चले जाते हैं। और जब वो सीड को इधर उधर फेंकता है तो नई नई जगह पे कोलोनाइज होने में प्लांट्स को मदद मिलती है। तो ये भी एक अडेप्टेशन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। इन मोस्ट प्लांट्स बाय टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल प्लांट्स डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। तो ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जैसे ही फ्रूट बनता है ओवरी से, तो जितने फ्लोरल पार्ट्स है जैसे सेपल हैं, पेटल हैं, स्टेमन्स हैं, ये डिजनरेट होंगे और ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो जो जरूरी नहीं है कि जो फ्रूट्स हैं वो ओवरी से बने, जो ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जबकि ओवरी के अलावा किसी भी भाग से यदि फ्रूट बनता है, खासकर थैलेमस भाग ही बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैश्यू है। ट्रू फ्रूट्स क्या हैं, जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं। कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं, जैसे हमने पार्थिनोजेनेसिस डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताया था। तो वो क्या होता है, फर्स्ट फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन के बगैर भी फ्रूट्स पैदा होते हैं तो उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे बनाना के अंदर। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। तो वैसे तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है सीड, ये जो फ्रूट्स हैं, लेकिन यदि हम वैसे ही बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स यदि बनाना चाहते हैं, ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बनाना चाहते हैं, तो कुछ हार्मोनल चेंज करवाने पड़ते हैं। अलग अलग प्लांट हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, तो इन हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड नहीं होता, क्योंकि सीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं। जायगोट बनता, जायगोट से एम्ब्रियो बनता, तभी तो सीड बनता। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके अंदर कोई सीड नहीं होते। तो ये टेक्नोलॉजी खासकर उन सीड्स को, उन फ्रूट्स को बनाने में इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर जो सीड है वो हार्मफुल होते हैं। मतलब वैसे खाते नहीं हम, जैसे जो ऑरेंज है और जो बनाना है और जो जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, तो ऐसे फ्रूट्स को तैयार किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, तो उनके अंदर सीड नहीं पाए जाते फिर। तो हम जो
फ्रूट्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे फ्रूट में मैंगो का एग्जांपल है। यहाँ पे जो पेरिकार्प रीजन है इसके आगे 3 भाग हो जाते हैं। एपिकार्प जो बाहर की कवरिंग होती है, जो छिलका होता है, मीजोकार्प जो फ्लैशी एंड एडिबल जिसको हम खाते हैं, और एंडोकार्प क्या होता है, स्टोनी लेयर होती है बिल्कुल ये, जिसके अंदर जो बीज होता है मैंगो का वो स्टोर होता है। उसके बाद सीड में क्या क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं, बाद में जो प्लांट बनाएगा। एंडोस्पर्म होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और जो सीड कोट होता है जो कि आउटर कवरिंग होती है। तो यहाँ पे जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होती है, जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोकार्प खाने लायक होती है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है फ्रूट्स में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल का जो फ्रूट है ये फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि जो भी बाहर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, जो फ्लैशी खाने लायक जो एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको कोर बोलते हैं। और कैलेक्स क्या था, ये जो कोरोला कैलेक्स, जो कैलेक्स सेपल्स के ग्रुप्स को बोलते हैं, तो एक साइड में अटैच रहता है। पेडिसल क्या होता है, जो जिससे फ्लावर अटैच होते हैं। तो जब फ्लावर क्या बनाता है, एक फ्रूट बनाता है, तो उसमें थैलेमस रीजन ही इसको क्या करता है, कवर अप करता है, जो भी मिडल वाला पोर्शन होता है, ओवरी वाला और सीड वाला पोर्शन को, जो ये फ्लैश है, मतलब फ्लैश एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस ही होता है। उसके बाद है 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। 2 टाइप के फ्रूट देखे हैं, ऊपर भी देख सकते हैं वैसे तो हम। जैसे ग्रेप है, ग्रेप मतलब अंगूर, तो ये ट्रू फ्रूट्स में होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो सीड पाए जाते हैं, और बाहर जो ओवरी है, ओवरी ही स्वोलन ओवरी ही फ्रूट बनाती हैं। जबकि जो एप्पल है, एप्पल में थैलेमस पार्ट से ही क्या बनता है, जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, वो हम थैलेमस पार्ट का ही खाते हैं।